एक बार की बात है, सूरजपुर नाम के गांव में रामदयाल अपनी बेटी मीरा के साथ रहता था। कई साल पहले उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। उसने अपनी बेटी के लिए सब कुछ किया, उसे बहुत प्यार से पाला और पढ़ाया लिखाया, और अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। सीता बेटा, मेरा गला सूख रहा है। जरा मुझे एक गिलास पानी तो दे। जी पिताजी, अभी लेकर आती हूँ। पिताजी, आपकी तबीयत बहुत खराब रहती है। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप दवाइयाँ क्यों नहीं लेते? बेटा, मेरी तबीयत दवाइयों से नहीं बल्कि तेरी शादी करके ठीक होगी। पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी। मैं चली जाऊंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा? अरे बेटा, भला ऐसा देखा है कहीं? बेटियों को तो अपने घर जाना ही होता है। बस यही दुनिया की रीत है। चल, खाना परोस, बहुत भूख लगी है। अगले दिन रामदयाल अपने खेतों की ओर निकल जाता है कि तभी उसे रास्ते में सुखिया मिल जाता है। क्या हाल है रामदयाल? आजकल कहाँ रहते हो? मैं ठीक हूँ भाई। बस घर में रहता हूँ। आजकल तबीयत बहुत खराब हो रही है। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूं भाई। बस इधर उधर घूमकर थक सा गया हूं। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं रामदयाल, तुम्हें तो पता ही है, मैं लोगों की शादियां करवाता हूं, जिसके कारण मुझे गांव में कम और शहर में ज्यादा रहना पड़ता है। सुखिया जब शादी की बात करता है, तब रामदयाल का मुंह उतर जाता है। अरे भाई रामदयाल, तेरा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? सुखिया, मेरी बेटी की शादी की उम्र हो गई है, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिला। तुम चिंता मत करो रामदयाल, मैं तुम्हारी बेटी के लिए किसी अच्छे घर का रिश्ता जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है भाई, कोई लड़का नजर में हो तो जरूर बताना। इतना कहकर रामदयाल और सुखिया अपने काम की ओर निकल जाते हैं। इस तरह कई दिन निकल जाते हैं और एक दिन सुखिया रामदयाल के घर आता है। मीना बेटी, रामदयाल कहाँ है? वो काका पिताजी तो बाहर गए हैं, बस अभी आते ही होंगे। कि तभी रामदयाल आ जाता है। कैसे हो सुखिया? तुम कब आए? मीरा अपने काका के लिए चाय बना के ले आ। ठीक है पिताजी। हाँ तो सुखिया, बताओ कैसे आना हो। रामदयाल, मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। अपनी मीरा की शादी के लिए एक लड़के वालों ने हां कर दी है और वे यहां आकर लड़की को देखना चाहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बताओ, वो लोग हमारे घर कब आ रहे हैं? वैसे तो लड़के के घर में उसके माता पिता और एक बड़े भाई भाभी हैं, लेकिन कल तो केवल लड़के के माता पिता आ रहे हैं। अच्छा सुखिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बात कर तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। अच्छा रामदयाल, अब मैं निकलता हूं, मुझे बहुत काम है। अगली सुबह सुखिया लड़के वालों को लेकर रामदयाल के घर आता है। देखो रामदयाल, यह लड़के के पिता धनी राम और यह लड़के की माता कमला जी हैं, और ये इनका बेटा है, जो कि अपना खुद का व्यापार संभालता है और चरित्र का बहुत साफ है। इनके घर में किसी चीज की कमी नहीं है। इनके पास बहुत सी जमीन है और शहर में भी कई दुकानें ले रखी हैं। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आप लोग पहले आराम से बैठिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी बेटी की शादी आपके लड़के के साथ हो गई तो वह बहुत खुश रहेगी। अच्छा रामदयाल, अब जरा मीरा बिटिया को लेकर तो आओ। हाँ, मैं अभी लेकर आता हूं। अरे बेटी, तुम तैयार नहीं हुई? सभी तुम्हारी राह देख रहे हैं। पिताजी, मुझे डर लग रहा है, कहीं इन्होंने दहेज की शर्त रख ली तो। बेटा, तू चिंता क्यों करती है? ये लोग अच्छे दिखते हैं। अब तू इतना मत सोच और मेरे साथ बाहर चल। आप चलिए, मैं आती हूँ। थोड़ी देर में मीरा तैयार होकर बाहर आती हैं।
यह मेरी बेटी मीरा है। ये बहुत भोली है, पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे रही है। ये खाना भी बहुत अच्छा बनाती है और मुझे विश्वास है कि ये आपके घर जाकर भी आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। धनीराम और कमला मीरा को देखकर हैरान हो जाते हैं और सुखिया से गुस्से में बोलते हैं। सुखिया जी, आपने हमें जो फोटो दिखाई थी उसमें तो इस लड़की का रंग बहुत साफ था, पर असल में बात कुछ और ही है। क्या हुआ कमला जी, कोई दिक्कत है क्या? हाँ रामदयाल जी, दिक्कत तो है। आपने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। कमला जी, आप गुस्सा क्यों कर रही हो? बस एक रंग की तो बात है। देखिए सुखिया जी, मोहल्ले में हमारी भी कुछ इज्जत है। अगर ये लड़की हमारे घर की बहू बनेगी तो लोग हम पर हंसेंगे। अरे कमला, तुम चुप करो। क्या कोई ऐसा बोलता है? ए जी, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? ये लड़की हमारे घर की बहू नहीं बनेगी। धनीराम कमला को लेकर घर के बाहर चला जाता है। कमला, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? हमारे पास इतना अच्छा मौका है और तुम इसे ऐसे ही जाने दे रही हो। ए जी, ये आप क्या कह रहे हो? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे देखो, ये लड़की काली है और शायद कोई इससे शादी नहीं करना चाहता और इसका पिता मजबूर है, जो कैसे भी करके इसकी शादी करवाना चाहता है। समझी? हमें इसी चीज का फायदा उठाना है। अच्छा ठाकुर साहब, ये आप क्या बोल रहे हो? इससे हमारा फायदा कैसे है? देखो कमला, मैं तुम्हें समझता हूं। अगर हम इस लड़की की शादी अपने बेटे विक्रम से करवाएं तो हम इससे अच्छा खासा दहेज ले सकते हैं। कुछ समय बाद इसे छोड़कर हम विक्रम की शादी किसी अच्छी लड़की से करवा देंगे और साथ ही साथ हमें एक मुफ्त की नौकरानी भी मिल जाएगी। अरे वाह जी, आपका दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता है। कुछ देर बाद धनीराम और कमला घर में वापस आकर बैठ जाते हैं। रामदयाल जी, कमला ने आपको जो कुछ भी कहा, मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। सुखिया जी, हमें यह शादी मंजूर है। सुखिया और रामदयाल बहुत खुश हो जाते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कमला जी, मैं आपको धन्यवाद कैसे दूं? धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है रामदयाल जी, बस हमारी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्त? देखिए रामदयाल जी, हमें एक गाड़ी और 3 लाख नगद चाहिए और शादी बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मैं आपको इतना सब कैसे दूंगा? रामदयाल जी, मुझे ये सब नहीं पता। ये कोई दहेज नहीं है, ये तो सिर्फ आपकी बेटी और दामाद के भविष्य के लिए है। माफ कीजिए धनीराम जी, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं आपको इतना सब दे सकूं। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, वो आप सबको बहुत खुश रखेगी, ये मेरा वादा है। ये सब हम नहीं जानते। अगर आपको मंजूर हो तो हमें बता देना। अब हम निकलते हैं। सुखिया, मैं इनको ये सब कैसे दूंगा? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। रामदयाल, मैं जानता हूं, पर बेटी की शादी करनी है तो यह सब करना ही पड़ेगा, वरना इतने अच्छे घर का रिश्ता भी हाथ से निकल जाएगा। इतना कहकर सुखिया वहां से चला जाता है। पिताजी, आपको उनकी कोई शर्त मानने की जरूरत नहीं। मुझे शादी नहीं करनी। पर बेटी, लड़का और परिवार अच्छा है, मुझे कहीं से भी पैसों का इंतजाम करना होगा। अगर यह रिश्ता हाथ से निकल गया तो तुमसे कौन शादी करेगा? इन्होंने कम से कम हाँ तो करी है। लेकिन पिताजी। तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारा पिता कुछ भी करेगा पर तुम्हारी शादी करवा के रहेगा। बेटा, आखिर ये सब कुछ तो तेरा ही है और तू खुश रहे, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगले दिन सुबह रामदयाल अपने गांव के साहूकार से मिलने जाता है और वह अपना घर गिरवी रख देता है और वहां से कर्ज लेकर सुखिया के घर जाता है। वह सुखिया को सहमति के लिए हाँ कर देता है। सुखिया, मैंने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है, तुम लड़के वालों को शादी की तैयारियों करने को बोल दो। कुछ दिन बाद वह अपनी बेटी की शादी विक्रम से करवा देता है। शादी में वह बहुत अच्छा दहेज देता है और अपनी बेटी को कोई भी चीज की कमी नहीं आने देता। सुखिया, लड़के वालों ने जो कुछ भी मांगा मैंने सब कुछ दे दिया। अब बस मेरी बेटी वहां बहुत खुश रहे। अरे रामदयाल, तुम बेटी की चिंता बिल्कुल छोड़ दो। वो एक बहुत ही अच्छे परिवार में गई है।
मीरा बेटी वहां बहुत खुश रहेगी। इधर मीरा भी ससुराल का बड़ा बंगला देख खुश हो जाती है, लेकिन शादी के दूसरे दिन ही ओ महारानी, सूरज सर पर चढ़ चुका है और तू अभी तक अपने कमरे में ही आराम कर रही है। नहीं माँ जी, मैं अभी बाहर ही आ रही थी। कान खोलकर सुन ले, यहाँ सब लोगों को जल्दी खाना खाने की आदत है, इसलिए सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बना दिया कर। उसके बाद घर की साफ सफाई, बर्तन, ये सब भी तुझे ही करना है। ये सब सुनकर मीरा के होश उड़ जाते हैं। लेकिन माँ जी, इतने बड़े घर की साफ सफाई में तू नहीं तो कौन करेगा? तेरे बाप ने तेरे साथ 2-4 नौकर तो नहीं भेजे? देख, बड़ी बहू को हमने कैसे रानियों की तरह रखा है, क्योंकि ये अपने साथ दहेज में बहुत पैसा और सामान लाई थी। तू तो भिखारियों की तरह आई है, तो ये सब तो करना ही होगा। और सुन, तुझको हम अपने घर की बहू बनकर ले आए, उसके लिए तू हमारा आभार मान, वरना तुझ जैसी काली लड़की से तो कोई शादी भी नहीं करता। वो तो हमें दया आ गई तेरे बाप पर, जो तेरी शादी मेरे बेटे से करवाई। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही, रसोई में जा और हमारे लिए खाना लगा। मीरा चुपचाप सास की कड़वी बातें सुन लेती है और कोई जवाब नहीं देती। दिन पर दिन मीरा के साथ गलत बर्ताव होने लगता है। उसकी सास उसे दिन भर काम में लगाए रखती और खुद दोनों सास बहू सारा दिन आराम करती। मीरा अंदर ही अंदर घुटने लगी और वो अपने पति से भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि विक्रम भी कोई अच्छा इंसान नहीं था। वो दिन भर गांव के गलियों में घूमता और रात को शराब पीकर घर आता और मीरा को 4 बातें सुनाता। तू कल सुबह ही अपने बाप से और पैसा मांगना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले दिन सुबह पड़ोस के घर की सुहानी मीरा से मिलने आती है। भाभी, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि ये जालिम लोग आप पर कितना अत्याचार कर रहे हैं और आप चुपचाप सब सह रही हो, क्यों? सुहानी, ये लोग मुझे बहुत भला बुरा बोलते हैं और सारा दिन घर का काम करवाते हैं। भाभी, मैं सब कुछ जानती हूँ, तभी तो आपसे मिलने आई हूँ। भाभी, आपको अपने पिताजी के घर चले जाना चाहिए, नहीं तो ये लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। सुहानी, मेरे पिता ने मेरी खुशी के लिए अपना सब कुछ गिरवी रखकर मेरी शादी की, और जब उन्हें ये सब पता चलेगा कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, तो वो जीते जी मर जाएंगे। इसीलिए मैं उन्हें कुछ नहीं बता सकती। तो भाभी, आप कब तक इनकी जुल्म सहोगे? कुछ करना तो होगा आपको। हाँ सुहानी, तुम ठीक बोल रही हो। मेरे पिता ने मुझे इतना पढ़ाया है और इतना सब कुछ देकर मेरी शादी इनके घर इसलिए नहीं की कि मैं यहाँ सारा दिन इनके तने सुनूं। मुझे कुछ करना होगा। भाभी, आप चाहो तो इन लोगों की शिकायत थाने में करवा सकते हो। बस आप एक बार दहेज उत्पीड़न की शिकायत करवा दो, फिर देखना इनके अक्ल ठिकाने आ जाएंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ, वरना वो लोग मुझे आपके साथ देख और गुस्सा होंगे। भाभी, आपको मेरी कोई भी मदद चाहिए होगी तो जरूर बताना। सुहानी की बातों पर मीरा बहुत देर तक सोचती रही। उसे अपने पिता के त्याग याद आते, कैसे उन्होंने अपना सब कुछ गिरवी रखकर उसकी शादी की थी। उस रात मीरा ने तय कर लिया कि वह अब अन्याय सहकर चुप नहीं रहेगी, लेकिन वह कोई झगड़ा भी नहीं करेगी, बल्कि सही और कानूनी रास्ता अपनाएगी। अगली सुबह वह चुपचाप अपने कमरे में बैठकर अपने फोन से सबूत जुटाने लगी। सास की अपमान भरी बातें, दहेज की मांग, विक्रम का शराब पीकर गाली देना, घर में किया जाने वाला अत्याचार, इन सब की रिकॉर्डिंग और फोटो उसने अपने पास सुरक्षित रख ली। फिर एक दिन जब सास ने उसे फिर दहेज के लिए ताने मारे, मीरा ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, आज मैं पुलिस महिला हेल्पलाइन और महिला आयोग में शिकायत दर्ज करने जा रही हूँ। दहेज लेना अपराध है और मैं किसी अपराधी परिवार का साथ नहीं दूंगी। यह सुनकर पूरा घर हक्का बक्का रह गया। कमला और धनीराम के चेहरे का रंग उड़ गया। धनीराम चिल्लाया, ए लड़की, तू हमें धमकी दे रही है? नहीं,
मैं बस अपने हक की बात कर रही हूँ। जो गलत किया है उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। पिताजी, मैं अभी इसको सबक सिखाता हूँ। बहुत ज्यादा जुबान चलने लगे हैं इसके। ये गलती तो करना भी मत। मेरे पास तुम सबके खिलाफ सबूत है। जो इतने दिनों से आप लोगों ने मेरे साथ गलत किया, वो सब मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया है और सुखिया चाचा को भेज भी दिया है। और एक बार दहेज लेने के अपराध में पकड़े जाने पर आप लोगों के साथ क्या-क्या हो सकता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। मीरा की ये बात सुनते ही सबके होश उड़ गए। कमला और धनीराम एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और विक्रम भी डर गया, क्योंकि उसे पता था कि दहेज का केस बहुत बड़ा अपराध है। वो लोग मीरा से कुछ बोलते उससे पहले ही सुखिया और रामदयाल वहां आ जाते हैं। मीरा बेटी, तुम कैसी हो? बेटा, तुम इतने दिनों से इन लोगों के जुल्म सह रही हो और अपने पिता को कुछ नहीं बताया। लेकिन अब तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं। हमने इनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। हाँ बेटी, बस पुलिस किसी भी समय यहाँ पहुँचती ही होगी। ये सब सुन धनीराम और कमला अपने घुटनों पर बैठ माफी मांगने लगते हैं। अब उन लोगों को समझ आ चुका था कि उनकी चालें उलटी पड़ चुकी हैं। रामदयाल जी, कृपया कर आप पुलिस को न बुलाएं। हम लोग बैठ के बात करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। मीरा बेटी को कोई गलतफहमी हुई है। हाँ समधी जी, मीरा को तो हम अपनी बेटी की तरह रखते हैं। कमला जी, अब आप लोग ये सब न बोले तो अच्छा होगा। मैंने सारी रिकॉर्डिंग देख ली है कि कैसे आप लोग मेरी बेटी को अपने घर की नौकरानी बनाकर रखते हैं। आप लोग समझ भी नहीं सकते कि एक बाप अपनी बेटी की खुशियों के लिए अपना सब कुछ बेच देता है, और आप जैसे लालची लोग उनकी बेटियों के साथ ये सब करते हैं। आप लोगों को इतनी हिम्मत कैसे मिलती है? शायद इसीलिए भगवान ने आपको बेटी नहीं दी। रामदयाल जी, हमें माफ कर दीजिए। हम अपनी लालच में इतने अंधे हो गए थे कि सच में यह नहीं समझ पाए कि कोई पिता अपनी बेटी को कितने अरमानों से ससुराल भेजता है। आप हमें एक मौका और दीजिए। हम आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। धनीराम जी, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरी बेटी के सभी आंसू की कीमत तो आप लोगों को चुकानी ही होगी। चलो बेटा, अपने घर चले। बहू, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। मीरा ने शांत होकर जवाब दिया। गलती तब होती है जब इंसान अनजान हो। आपने तो सब जानकर किया। विक्रम भी मीरा से माफी मांगने लगता है। मीरा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मुझे बदलने का एक मौका दो। अगर तुम सच में एक अच्छा जीवन चाहते हो, तो शराब छोड़ो, मेहनत करो और मुझे इज्जत दो, वरना मैं अपने भविष्य को बर्बाद नहीं करूंगी। और जिस दिन तुम बदल जाओगे, उस दिन मुझे लेने मेरे पिता के घर आ जाना। विक्रम पहली बार मीरा की आंखों में सच्ची शक्ति देख पाया। वह चुप हो गया और सिर झुका लिया। और हाँ, इस बार मैं आप लोगों को माफ कर रही हूँ, लेकिन आप लोग कभी किसी लड़की को कमजोर मत समझना। अगर कोई लड़की चुपचाप ससुराल वालों के गलत व्यवहार को सहती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो कमजोर है। बस अपने माँ बाप के लिए वो चुप रहती है। चलिए पिताजी। इस तरह मीरा ने अपने ससुराल वालों सबक सिखाया। कुछ समय बाद विक्रम अपनी सारी गलत आदतों को छोड़ देता है और मीरा को उसके घर से लेकर अपने घर आ जाता है। अब मीरा उसी घर में, उसी परिवार में डरी हुई बहू नहीं, बल्कि सम्मान से जीने वाली, शिक्षित और आत्मनिर्भर मीरा बनकर रहने लगी। गांव की औरतें भी मीरा से प्रेरित होकर अपने हकों के लिए खड़ी होने लगीं।